हेलो स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ आप सभी लोग सुरक्षित होंगे और अपने घर पे अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख रहे हैं। तो फिर हम अपने कोर्स को आगे बढ़ाते हुए जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में हमने अब तक कवर कर लिया है उसके आगे के चैप्टर्स को हम आगे पढ़ेंगे। तो अभी तक हमने क्या कवर कर लिया है, पहले हम उस पर नज़र डाल लेते हैं। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के अंतर्गत अभी जो हमारी यूनिट चल रही है वो यूनिट है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन, जिसके अंतर्गत हमने सेफ्टी एंड हेल्थ, ऑक्यूपेशनल हैजर्ड, एक्सीडेंट एंड सेफ्टी, फर्स्ट एड्स, बेसिक प्रोविजंस फॉर ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ। उसके बाद में हमने पढ़ा था इकोसिस्टम। पिछली क्लास में हमने इकोसिस्टम को पढ़ा। अब इकोसिस्टम से हमें एक और टर्म समझ के आया था कि इकोसिस्टम में जिस तरीके से हमारा डिसबैलेंस हो रहा है इकोसिस्टम, उसको जो डिसबैलेंस करने वाले या उस परिस्थिति के तंत्र को नुकसान पहुंचाने वाले जो कारक हैं वो बहुत तरीके का प्रदूषण उत्पन्न कर रहे हैं। तो आज का हमारा जो चैप्टर है वो प्रदूषण को ही कवर करेगा, प्रदूषण यानी पोल्यूशन। तो पोल्यूशन के अंतर्गत क्या क्या हम पढ़ेंगे यहाँ पे, तो उसके लिए सबसे पहले प्रदूषण का अर्थ क्या है। तो प्रदूषण का अर्थ है हवा, पानी, मिट्टी आदि का अवांछित द्रव्यों से दूषित होना जिसका सजीवों पर प्रत्यक्ष रूप से या फिर विपरीत प्रभाव पड़ता है तथा पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान द्वारा अन्य अप्रत्यक्ष प्रभाव भी पड़ते हैं। वर्तमान समय में पर्यावरण अवनयन का ये एक प्रमुख कारण है, यानी पर्यावरण जो हमारा नुकसानदायक होता जा रहा है या पर्यावरण हमारा शुद्ध प्रकृति से काम नहीं कर पा रहा है, उसका एक मुख्य कारण प्रदूषण भी है। तो प्रकृति द्वारा निर्मित वस्तुओं के अवशेष को जब मानव निर्मित वस्तुओं के अवशेष के साथ मिला दिया जाता है तब दूषक पदार्थों का निर्माण होता है। दूषक पदार्थों का पुनः चक्रण नहीं किया जा सकता है, यानी कि जो प्रदूषित करने वाले पदार्थ हैं उनका पुनः चक्रण, रिसाइकलिंग बहुत मुश्किल होती है। तो किसी भी पदार्थ को पूर्ण करने के पश्चात अवशेषों को पृथक रखने से इनके पुनर्चक्रण किया जा सकता है। इनसे ऊर्जा भी उत्पादन किया जा सकता है। तो इस तरीके से हम प्रदूषण को कम भी कर सकेंगे और उससे होने वाले दुष्प्रभाव को भी बचा सकेंगे। तो अब ये प्रदूषण की डेफिनेशन थी। आगे हम लोग बात करते हैं कि प्रदूषण किस प्रकार के होते हैं। सबसे पहला जो प्रदूषण है वो वायु प्रदूषण के बारे में पढ़ेंगे। वायु प्रदूषण यानी कि हमारा जो वायुमंडल है, वायुमंडल के जो हमारा पहले से ही एक विभिन्न गैसों से मिलकर और हवा के अंतर्गत आने वाली तमाम तरीके की गैसों से मिलकर एक वायुमंडल हमारे पृथ्वी के चारों तरफ मौजूद है। उस वायुमंडल के अंतर्गत होने वाले प्रदूषण को हम वायु प्रदूषण कहते हैं। तो वायु प्रदूषण में क्या क्या चीजें आती हैं? वायु प्रदूषण अर्थात हवा में ऐसे अवांछित गैसों, धूल के कणों आदि की उपस्थिति जो लोगों तथा प्रकृति दोनों के लिए खतरे का कारण बन जाते हैं। इसे दूसरे शब्दों में कहें तो प्रदूषण अर्थात दूषित होना या गंदा होना। तो वायु का अवांछित रूप से गंदे होने को हम वायु प्रदूषण कहते हैं। वायु प्रदूषण किन कारणों से हो रहा है उसके सामान्य कारणों को भी जान लेते हैं। तो वायु प्रदूषण के जो सामान्य कारण है, वाहनों से निकलने वाला धुआं वायु प्रदूषण का एक बहुत बड़ा कारण है। फिर धुआं कहाँ कहाँ से उत्पन्न हो रहा है? वाहनों से निकल रहा है, औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाला धुआं और उससे निकलने वाले रासायनिक फ्यूम्स। उसके बाद में आणविक संयंत्रों से निकलने वाली गैसें तथा धूल कण, यानी कि जो हमारे एटॉमिक सेंटर्स हैं, एटॉमिक सेंटर से निकलने वाले जो तमाम तरीके की विषैली गैसें हैं और धूल कण हैं वो हमारे वायु को प्रदूषित करती हैं। फिर क्या होता है? जंगलों में पेड़ पौधों के जलने से, कोयले के जलने से तथा तेल शोधन कारखानों आदि से निकलने वाला धुआं, ये भी वायु प्रदूषण का एक बहुत बड़ा कारण है। फिर ज्वालामुखी विस्फोट से जो जलवाष्प और SO2 यानी जहरीली जो गैसें निकलती हैं, सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह, उनकी वजह से भी जो वायु प्रदूषण है वो एक गंभीर रूप ले रहा है। यही SO2 है जिसकी वजह से एसिडिक बारिश या जिसके अम्ल वर्षा के बारे में हमने बात करी थी। तो SO2 जब पानी बरसता है तो SO2 की वजह से रिएक्शन होती है और उससे
एसिडिक बारिश यानी कि हमारी अम्ल वर्षा भी होती है। तो वायु प्रदूषण की डेफिनेशन को हमने समझ लिया, वायु प्रदूषण के सामान्य कारणों को समझ लिया। अब हम अगले प्रदूषण की तरफ चलते हैं। तो अगले प्रकार का प्रदूषण क्या होता है? जल प्रदूषण। जल प्रदूषण का अर्थ क्या है? जल प्रदूषण का अर्थ है पानी में अवांछित घातक तत्वों की उपस्थिति से पानी का दूषित हो जाना, जिससे कि वह पीने योग्य नहीं रह जाता है। तो पानी के अंदर अगर हम ऐसी चीजों का प्रवाह करते रहते हैं लगातार, जिनसे पानी पीने के लायक नहीं रह जाता है, तो उसे हम जल प्रदूषण की संज्ञा देते हैं। जैसे कि तमाम प्राकृतिक नदियों में जो फैक्ट्रियों का वर्ज्य पदार्थ या गंदा पानी सब उसमें जो बहा दिया जाता है, या फिर उसको नहाने, कपड़े धोने आदि के लिए नदियों के शुद्ध पानी का उपयोग नदियों से पानी निकाल कर नहीं बल्कि नदियों के अंदर ही करते हैं, तो उससे क्या होता है, बहती हुई नदियों में भी का जो जल होता है वो भी प्रदूषित हो जाता है। तो जल प्रदूषण के बहुत सारे कारण हैं, उन कारणों को भी जान लेते हैं। तो जल प्रदूषण के विभिन्न कारण इस प्रकार हैं कि मानव मल का नदियों, नहरों आदि में विसर्जन करना, सफाई तथा सीवर का उचित प्रबंध न होना, सीवर का पानी उसी में बहा दिया जाता है, विभिन्न औद्योगिक इकाइयों द्वारा अपने कचरे और गंदे पानी का नदियों और नहरों में विसर्जन करना, कृषि कार्यों में उपयोग होने वाले जहरीले रसायनों तथा खादों से का पानी में घुल जाना, ये सब हमने पारिस्थितिकी तंत्र के बिगड़ने के कारणों के बारे में भी जब पढ़ा था, तो इन सारे कारणों को हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा था वहाँ पे। तो नदियों में कचरे, कूड़े, मानव शवों और पारंपरिक प्रथाओं का पालन करते हुए उपयोग में आने वाले प्रत्येक घरेलू सामग्री का समीप के जल स्रोत में विसर्जन कर देना। जैसे कि पूजा पाठ के दौरान उसमें बहुत तरीके के फूल और दीप मालाओं का तमाम तरीके का प्रवाह पानी में ही कर देते हैं, और उसकी बहुत अधिक मात्रा जब जमा हो जाती है तो वो भी पानी को दूषित करती है। फिर गंदे नालों, सीवरों के पानी का नदियों में छोड़ जाना, ये सब चीजें जो है ये भी जल को प्रदूषित करते हैं। फिर कच्चा पेट्रोल कुओं से निकलते समय समुद्र में मिल जाता है, जिससे जल प्रदूषित हो जाता है। तो कच्चा तेल जब हम लोग समुद्रों के अंदर जो तेल के कुएं मौजूद हैं, या समुद्र के किनारे जो तेल के कुएं हैं, वहां से जब हम निकालते हैं तो उनमें से काफी कच्चा तेल भी पानी में मिल जाता है, वो भी पानी को प्रदूषित करता है। फिर कच्चा पेट्रोल धुओं से निकलते समय समुद्र में मिल जाता है। फिर उसके बाद में कुछ कीटनाशक पदार्थ जैसे DDT, BHC आदि के छिड़काव से जल प्रदूषित हो जाता है। हम तमाम तरीके की अपनी सुविधाओं के लिए तमाम जहरीले कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं, जैसे हम खेतों में भी करते हैं कीटनाशकों का प्रयोग। उसके अलावा मच्छर भगाने के लिए, या फिर जो जीवाणु, वायरस, इन सबको मारने के लिए जो हम किसी प्रकार के कीटनाशकों आदि का छिड़काव करते हैं, तो वो पानी में धीरे धीरे मिल जाता है और उससे पानी प्रदूषित होता है, जिसके कारण समुद्री जानवर और मछलियों आदि को जो समुद्री जीव है उनको हानि पहुंचती है। और इस सबसे क्या होता है कि खाद्य श्रृंखला प्रभावित होती है। खाद्य श्रृंखला प्रभावित कैसे होती है कि जीव अगर इससे सीधे क्षति जीवों को पहुंच रही है, तो उन पे निर्भर करने वाले जो मांसाहारी जीव हैं उनके लिए भोजन की कमी हो जाती है, फिर उनका जीवित रहना मुश्किल हो जाता है। इस तरीके से पूरा पारिस्थितिकी तंत्र जो है ऐसे प्रभावित होता है। ये जल प्रदूषण था। जल प्रदूषण के अलावा एक और प्रकार का प्रदूषण है मृदा या फिर भूमि का प्रदूषण, यानी लैंड पोल्यूशन इसको बोलते हैं, सॉइल पोल्यूशन बोलते हैं। तो भूमि प्रदूषण से अभिप्राय है जमीन पर जहरीले, अवांछित और अनुपयोगी पदार्थों के भूमि में विसर्जित करने से है, क्योंकि इससे भूमि का निम्नीकरण होता है, भूमि की जो क्वालिटी होती है वो खराब हो जाती है तथा मिट्टी की गुणवत्ता प्रभावित होती है। लोगों की भूमि के प्रति बढ़ती लापरवाही के कारण भूमि प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है। हम अपने उपयोग के लिए भूमि का बहुत अधिक मात्रा में क्षरण करते जा रहे हैं। जैसे कि क्या है कि हम अपने निर्माण कार्यों के लिए नदियों के किनारे की बालू निकाल लेते हैं, या फिर पहाड़ों को तोड़ के गिट्टी का उपयोग कर रहे हैं। लेकिन इन सबसे क्या हो रहा है, भूमि की सतह का क्षरण हम करते जा रहे हैं लगातार। तो इससे क्या हो रहा है, मृदा पोल्यूशन भी बढ़ रहा है। उसके अलावा जब खेती करते हैं तो उसमें तमाम तरीके के विषैले रासायनिक पदार्थों का प्रयोग करते हैं, उन सबसे भी भूमि प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, सॉइल पोल्यूशन। तो भूमि प्रदूषण के कुछ सामान्य कारण क्या होते हैं कि कृषि में उर्वरकों, रसायनिकों तथा कीटनाशकों का अधिक प्रयोग करना,
औद्योगिक इकाइयों, खानों तथा खदानों द्वारा निकाले गए ठोस कचरे का विसर्जन करना, यानी कूड़ा करकट को जमीन पे ऐसे ही फेंक देना बिना उसको ठीक से ठिकाने लगाए हुए। फिर भवनों, सड़कों आदि के निर्माण में ठोस कचरे का विसर्जन करना। उसके बाद में कागज तथा चीनी मिलों से निकलने वाले पदार्थों का निपटान करना जो मिट्टी द्वारा अवशोषित नहीं हो पाते हैं। फिर प्लास्टिक की थैलियों का अधिक उपयोग जो कि जमीन में दबकर नहीं गलती हैं। प्लास्टिक तो वैसे भी मृदा प्रदूषण का एक बहुत बड़ा कारण है। ये जल प्रदूषण का भी एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि नदियों में प्लास्टिक का कचरा बहाया जा रहा है या फिर जमीन पे कहीं पे फेंक दिया जाता है। उससे मृदा प्रदूषण भी होता है, जल प्रदूषण भी होता है। तो प्लास्टिक एक बहुत बड़ा प्रदूषण का कारण है। फिर घरों, होटलों और औद्योगिक इकाइयों द्वारा निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थों का निपटान करना। जितना भी हमारा कूड़ा कचरा है उसको भी हम ऐसे ही जमीन पे कहीं पे उसका निपटारा कर देते हैं, जिससे प्रदूषण होता है। इसमें प्लास्टिक, कपड़े, लकड़ी, धातु, कांच, सिरेमिक, सीमेंट आदि सभी सम्मिलित होते हैं। तो ये सारे जो पदार्थ होते हैं या तो इनमें से बहुत जो है वो किसी भी तरीके से गल ही नहीं पाते हैं, और यदि इनमें से कुछ गलने लायक हैं भी तो उनके गलने में इतना समय लगता है, उनके गल के मिट्टी में मिलने में इतना समय लगता है कि तब तक वो जमीन की ऊपरी सतह को काफी प्रदूषित कर चुके होते हैं। फिर एक और प्रकार का प्रदूषण है ध्वनि प्रदूषण, यानी इसको साउंड पोल्यूशन बोलते हैं। साउंड पोल्यूशन यानी कि अनियंत्रित, अत्यधिक तीव्र एवं असहनीय ध्वनि को ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। ध्वनि प्रदूषण की तीव्रता को डेसिबल में नापा जाता है। डेसिबल इसकी इकाई होती है, ध्वनि की तीव्रता की इकाई। तो ध्वनि प्रदूषण बहुत ज्यादा होने से क्या होता है, इससे मनुष्य और यहाँ पर रहने वाले तमाम जो जीव जंतु हैं उनको मानसिक पीड़ा होती है, और तमाम जीव जंतु ध्वनि से होने वाले वाइब्रेशन यानी कि उनकी तरंगों से प्रभावित होते हैं, और उनको जीवन को भी नुकसान पहुंचता है। बहुत तरीके के जीव जो हैं वो अधिक ध्वनि वाले इलाकों में रह नहीं पाते हैं और मर जाते हैं वहां पे। तो ध्वनि प्रदूषण का कुछ सामान्य कारण क्या है? शहरों एवं गांवों में किसी भी त्योहार या उत्सव में, राजनीतिक दलों के चुनाव प्रचार में, रैली आदि में लाउड स्पीकरों का अनियंत्रित इस्तेमाल, ये ध्वनि प्रदूषण का एक बहुत बड़ा कारण है। लाउड स्पीकर बजाना, इन्हीं सबको नियंत्रित करने के लिए क्या है कि जैसे कि अभी शादी या फंक्शंस में रात में जो डीजे वगैरह बजाए जाते थे उसके लिए टाइमिंग फिक्स कर दी गई है कि रात में ज़्यादा देर तक उसको नहीं बजाना है, ताकि उससे उस ध्वनि प्रदूषण से लोगों, आसपास के रहने वाले लोगों को नुकसान ना हो। फिर अनियंत्रित वाहनों के विस्तार के कारण उसके इंजन एवं हॉर्न की आवाज, उस सबसे क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण फैलता है। औद्योगिक क्षेत्रों में उच्च ध्वनि क्षमता के पावर सायरन, हॉर्न तथा मशीनों के द्वारा होने वाले शोर, वो सब भी ध्वनि प्रदूषण के कारण है। जनरेटरों एवं डीजल पंपों आदि से ध्वनि प्रदूषण होता है। तो इस तरीके से ध्वनि प्रदूषण था। फिर प्रदूषण नियंत्रण हम कैसे कर सकते हैं? तो प्रदूषण नियंत्रण के में हम किस तरह की भूमिकाओं को निभा सकते हैं, तो उनको भी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। सबसे पहली भूमिका जो है वो निवारणात्मक भूमिका है, यानी कि निवारण करने वाली है। जो कि प्रदूषण फैल चुका है या जो नुकसान हो चुका है उस नुकसान का निवारण कैसे किया जाए, इस भूमिका के अंतर्गत ये आता है। तो इसका अर्थ है कि व्यावसायिक इकाइयां ऐसा कोई भी कदम ना उठाएं जिससे पर्यावरण को और अधिक हानि हो। इसके लिए आवश्यक है कि व्यवसाय सरकार द्वारा लागू किए गए प्रदूषण नियंत्रण संबंधित सभी नियमों का पालन करे। सरकार ने प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए तमाम तरीके के नियम कानून पहले ही बना रखे हैं, तो उनसे संबंधित सभी कानूनों का पालन होना चाहिए। जैसे कि वाटर ट्रीटमेंट करना जरूरी है। जैसे कि जिन इकाइयों में पानी का बहुत अधिक उपयोग होता है और उससे दूषित पानी निकलता है, तो उसको नदियों में या नालों में बहाना प्रतिबंधित है। उस पानी का दोबारा से ट्रीटमेंट करके उसको शुद्ध करके साफ करके उसका निस्तारण को मंजूरी दी गई है सरकार की तरफ से। बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं, बहुत सारे उद्योग इसका अभी तक पालन ठीक से नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसका कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए और करवाया जाना चाहिए सरकार द्वारा। तो उसके अलावा दूसरा कारण क्या? उपचारात्मक भूमिका। उपचारात्मक भूमिका के अंतर्गत क्या आता है कि जो प्रदूषण हो चुका है उसे हम कैसे, उसका उपचार कैसे कर सकते हैं।
इसका अर्थ क्या है? व्यावसायिक इकाइयां पर्यावरण को पहुंची हानि को संशोधित कर या सुधारने में सहायता करें। साथ ही यदि प्रदूषण को नियंत्रित करना संभव न हो तो उसके निवारण के लिए उपचारात्मक कदम लेने चाहिए। उदाहरण के लिए वृक्षारोपण, जैसे कि हम अगर धुआं, हमारी फैक्ट्री में कोई ऐसा काम हो रहा है जिससे धुआं निकलता है, क्योंकि वहाँ पे आग का उपयोग हो रहा है, तो अगर वहाँ से धुआं निकलता है तो धुएं से हम जितना वायु में हम कार्बन डाइऑक्साइड या जहरीली गैसें छोड़ रहे हैं, तो उनके निवारण के लिए हम और कुछ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम पेड़ पौधे लगाकर, उसके आसपास के क्षेत्र में पेड़ पौधे, दूर दूर तक पेड़ पौधे लगाकर इस तरह से उसको व्यवस्थित कर सकते हैं कि जितना धुआं हमारी फैक्ट्री से निकल रहा है उस धुएं को अवशोषित करने के लिए जितने पेड़ पौधे वनस्पति की जरूरत है वो आसपास मौजूद हो। तो ये उपचारात्मक भूमिका होती है। उसके अलावा एक और भूमिका है जागरूकता संबंधी भूमिका। इसका अर्थ है कि लोगों को, कर्मचारियों को तथा जनता दोनों को प्रदूषण के कारण तथा परिणामों के बारे में जागरूक बनाना, ताकि वे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के बजाय ऐच्छिक रूप से पर्यावरण की रक्षा कर सकें। इस जागरूकता संबंधी भूमिका में क्या होता है कि सरकार तमाम तरीके से जन जागरूकता अभियान चलाती है। उसके अलावा प्रदूषण से संबंधित ज्ञान है वो विद्यालयों में बच्चों को पढ़ाया जाता है। जैसे आज की डेट में क्या हो रहा है, इन्वायरमेंटल एजुकेशन लगभग हर एक कोर्स में जरूरी है। आप चाहे जो भी कोर्स कर रहे हो, आप बीए कर रहे हो, बीएससी कर रहे हो, या किसी प्रकार का कोई व्यवसायिक कोर्स कर रहे हो, आप जहाँ पे भी पढ़ रहे होंगे वहाँ पे एक इन्वायरमेंटल एजुकेशन का सब्जेक्ट जरूर पढ़ाया जाता है। तो क्यों पढ़ाया जा रहा है? ताकि हर एक बच्चे को, जो कि आज की डेट में शिक्षा पद्धति से गुजर रहा है, वो आने वाले समय में प्रदूषण और प्रदूषण के कारणों तथा प्रदूषण के निवारण के क्या उपाय हैं, इन सबसे परिचित हो और आगे की डेट में वो प्रदूषण नियंत्रण में अपनी जो भी भूमिका है अधिक से अधिक भूमिका निभा सके। तो इसी के साथ हम ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। प्रदूषण के चैप्टर में हमें इतना ही पढ़ना जरूरी था, और आगे की क्लास शायद आगे की क्लास हमारी होगी एनर्जी कंजर्वेशन पे, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। थैंक यू।